अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर-आफ़ियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ एंड आई एम लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोमेट्री के रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप लेक्चरर केमिस्ट्री या केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा सेशन जॉइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री? मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो है सेपरेशन ऑफ आयंस बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशो। बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आयंस को सेपरेट किया जाता है उनकी मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए, और जो है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बेस पीक रिप्रेजेंट इन अ मास स्पेक्ट्रम? जब आप मास स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो उसमें डिफरेंट पीक्स आती हैं, ठीक है। तो उसमें से जो बेस पीक है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? बेस पीक बेसिकली जो है मोस्ट इंटेंस पीक जो होती है मोस्ट मास स्पेक्ट्रम में, उसे बेस पीक कहा जाता है, ठीक है। और जो बेस पीक है वो रिप्रेजेंट करती है मोस्ट स्टेबल और अबंडेंट फ्रेगमेंट आयन को, ठीक है। यानी कि वो आइसोटॉप जिसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, जो मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप होगा, उसकी जो पीक आएगी वो क्या कहलाएगी? वो बेस पीक कहलाएगी। और बेस पीक बाकी तमाम पीक से मोस्ट इंटेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन व्हाट इज द टिपिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड? अब ये इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन जो है ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आयनाइजेशन एक मेथड है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन यूज़ किए जाते हैं तो उनकी एनर्जी कितनी होती है? 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी रिक्वायर्ड है टू आयोनाइज मॉलिक्यूल्स। और ये इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं। तो इसके लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयनाइजेशन टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन एलसीएमएस? अब एलसीएमएस जो है ये हाइफेनेटेड टेक्निक्स है, यानी कम्बिनेशन है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। तो इसमें जो आयनाइजेशन टेक्निक कॉमनली यूज होती है वो है इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन इज अ कॉमनली यूज्ड LCMS is a ionization technique used in LCMS because it produces multiple charge ions allowing analysis of large biomolecules। यानी लार्ज बायोमोलिक्यूल्स जो हैं उनके एनालिसिस के लिए जो आयनाइजेशन टेक्निक जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन केमिकल आयनाइजेशन? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन एंड आर्गॉन। तो केमिकल आयनाइजेशन में जो गैस है वो मीथेन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन केमिकल आयनाइजेशन अ रिएजेंट गैस इज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोड्यूस प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड स्पीशीज फॉर सॉफ्टर आयनाइजेशन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन। यानी इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन की निस्बत जो केमिकल आयनाइजेशन है वो सॉफ्टर आयनाइजेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं, फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ जरा देखिएगा, मीथेन को मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है केमिकल आयनाइजेशन में। तो इससे क्या जनरेट होता है? इससे प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड जो हैं आयंस वो जनरेट होते हैं। इसके अलावा जो बाकी गैसेस हैं उसमें अमोनिया है, आइसोब्यूटेन है, ठीक है। इनको भी यूज़ किया जाता है लेकिन मोस्ट कॉमनली मीथेन को ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द M+1 पीक इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज ड्यू टू? अब जो M+1 पीक होती है वो होती है फॉर आइसोटॉप ऑफ कार्बन 13, ठीक है। यानी मास स्पेक्ट्रम में जो कार्बन 13 की पीक आती है, कार्बन 13 आइसोटॉप की, उसको डिनोट किया जाता है M+1 पीक से। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में कुछ पीक्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है, ठीक है। पीक फ्रॉम इंटैक्ट मॉलिक्यूल। इस तरह बेस पीक होती है कि वो पीक जो कि मोस्ट अबंडेंट फ्रेगमेंट आयन की होती है।
इसके अलावा फ्रेगमेंट आइंस और पीक होती हैं, पीक्स फ्रॉम मॉलिकुलर आइन ब्रेक डाउन। उसके बाद जो है M+1 जो होती है कार्बन 13 आइसोटॉप की वजह से होती है। M+2 पीक जो है ये क्लोरीन का जो आइसोटॉप है 37 या ब्रोमीन का आइसोटॉप 81 जो है इनकी वजह से होगी। M-1 पीक होती है लॉस ऑफ हाइड्रोजन की वजह से। M-15 पीक होती है लॉस ऑफ मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और M-18 पीक होती है लॉस ऑफ वाटर की वजह से। तो ये कुछ डिफरेंट पीक्स होती हैं जो कि मैथ स्पेक्ट्रम में आती हैं। तो इस ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइन डिटेक्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में जो मोस्ट कॉमन डिटेक्टर यूज होता है वो है इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर क्या करता है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और इसकी जो डिटेक्शन सेंसिटिविटी है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द डिटेक्शन सेंसिटिविटी। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में डिटेक्टर वो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। नेक्स्ट देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड आयन सोर्स इन मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में जो हार्ड आयन सोर्स है वो है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन ये हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक है। ये हाई एनर्जी, इसमें क्या यूज होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है फॉर आयनाइजेशन। तो इससे फिर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होकर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। जबकि इसके बरक्स जो सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है उसमें है इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन, केमिकल आयनाइजेशन। तो इनकी निस्बत इनकी वजह से जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो लेस होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये प्रिजर्व करते हैं मॉलिकुलर आइंस को बेटर तौर पे। तो ये आपने याद रखना है कि हार्ड आयन सोर्स क्या करेगा, मोर फ्रेगमेंटेशन प्रोड्यूस करेगा, जबकि सॉफ्ट आयन सोर्स क्या करता है, वो लेस फ्रेगमेंटेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे मॉलिकुलर आयन जो है वो प्रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फैब। फैब है फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। इन फैब एमएस द वाइडली यूज्ड गैस फॉर आयनाइजेशन इज। तो इसमें जो वाइडली यूज्ड गैस होती है वो है आर्गॉन, ठीक है। फैब एमएस यूजेस अ बीम ऑफ फास्ट एटम्स, जिसमें आर्गॉन और जिनोन गैसेस को यूज किया जाता है टू बम्बार्ड द सैंपल, ट्रांसफरिंग एनर्जी टू आयोनाइज मॉलिक्यूल्स। और ये जो टेक्निक है ये कॉमनली यूज होती है हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स के लिए, लाइक प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के लिए जो है उनकी आयनाइजेशन के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज। अब जो रिजॉल्विंग पावर है मैस स्पेक्ट्रोमीटर की, ठीक है, तो उससे क्या मुराद है, उससे मुराद है मैस टू चार्ज रेशो, ठीक है, M/Z टू पीक विड्थ। यानी कि जो रेशो है मैस टू चार्ज रेशो, ठीक है, टू द पीक विड्थ, इसको क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। अब अगर हायर रिजॉल्विंग पावर है तो इससे मुराद क्या होगा, बेटर सेपरेशन ऑफ आइंस विद सिमिलर मैस टू चार्ज रेशो। सिंपली आपने याद रखना है कि अगर रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी है, रिजॉल्विंग पावर हायर है, तो सेपरेशन भी क्या होगी, बेटर होगी। उसके बाद नेक्स्ट है M-1 पीक मेनली रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन लॉस या कह लें कि हाइड्राइड आइन, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आइन की वजह से जो पीक राइज होती है वो M-1 पीक कहलाती है, ठीक है। द M-1 पीक इज कॉमनली ऑब्जर्व ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्राइड आइन from the molecular ion. This occurs particularly in compounds containing aldehydes or certain functional groups that can undergo hydride abstraction. यानी वो तमाम कंपाउंड्स के जिनमें हाइड्राइड एब्स्ट्रक्शन होती है, लॉस ऑफ हाइड्राइड आयन होता है, तो उनमें मैस स्पेक्ट्रम में ये वाली पीक राइज होती है, M-1 पीक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया जो है, मेन क्राइटेरिया ऑन विच अ मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है किस क्राइटेरिया पे यूज होता है, ऑप्शन देखिएगा, कंपोजिशन इन द सैंपल, relative mass of atoms, concentration of elements in the sample या properties of the sample। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो है relative mass of atoms, relative mass यानी relative abundance, ठीक है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, ये आइंस जनरेट करता है सैंपल में से, और फिर वो जो आइंस है उनकी सेपरेशन होती है मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे, और फिर जो है वहाँ से रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिकुलर मैस डिटर्मिनेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, रिलेटिव मैस हो या रिलेटिव अबंडेंस, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आयनिक स्पीशीज इज अलाउड टू पास थ्रू द स्लिट एंड रीच द कलेक्टिंग प्लेट, यानी किन आयनिक स्पीशीज को अलाउ किया जाता है कि वो स्लिट से पास होके जो है कलेक्टिंग प्लेट तक पहुंचे। तो इसमें ऑप्शन है नेगेटिव आइंस ऑफ ऑल मैसेज, पॉजिटिव आइंस ऑफ अ स्पेसिफिक मैस, नेगेटिव आइंस ऑफ अ स्पेसिफिक मैस, या फिर पॉजिटिव आइंस ऑफ ऑल मैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉजिटिव आइंस ऑफ स्पेसिफिक मैस। अब इसमें क्या होता है कि मैस स्पेक्ट्रम में जब सैंपल जो है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं उसकी सबसे पहले आयनाइजेशन होती है, वहाँ से मॉलिक्यूलर आइंस प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनको सेपरेट किया जाता है मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे, ठीक है। और फिर जो है वो जो है ऐसे आइंस जिनकी मैस टू चार्ज रेशो सेम होती है तो वो एक ग्रुप की फॉर्म में जो है वो आयन कलेक्टर तक जाते हैं जहाँ से करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है पॉजिटिव आइंस क्योंकि प्रोड्यूस होते हैं आयनाइजेशन के नतीजे में, तो उन्हीं आइंस को अलाउ किया जाता है टू पास थ्रू द स्लिट के जो पॉजिटिव आइंस हों स्पेसिफिक मैस के, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिएगा ओनली पॉजिटिव आइंस ऑफ अ पर्टिकुलर मैस टू चार्ज रेशो pass through the mass analyzer slit and reach the detector. The ion currents are measured to generate the mass spectrum. तभी तो हमारे पास जो फाइनल स्पेक्ट्रम बनता है तो वहाँ पे हमारे पास पीक्स आती हैं। पीक होती है मैस टू चार्ज रेशियो वर्सेस देयर रिलेटिव अबंडेंस। क्योंकि तमाम जो आइंस है मॉलिकुलर आइंस वो एक साथ जो है वो कलेक्टर पर नहीं गिरते। स्पेसिफिक मैस टू चार्ज रेशियो वाले आइंस ही पॉजिटिव आइंस ही क्या होंगे एट अ टाइम जो है फॉल करेंगे आयन कलेक्टर पे और वहाँ से करंट जनरेट होगा और उसकी बेस पे फिर जो है बाद में मैस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है जिसमें एक तरफ जो है मैस और दूसरी तरफ क्या होता है रिलेटिव अबंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज टू डिटरमिन द प्रोटीन सीक्वेंस। प्रोटीन सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है वो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। अब इसमें ऑप्शन देखिएगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, एनएमआर है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है और मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो प्रोटीन सीक्वेंस को डिटरमिन किया जाता है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए। अब इसमें ज़रा देखिएगा कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फ्रेगमेंट प्रोटीन्स हैं, ठीक है, या पेप्टाइड्स वो डिटरमिन करते हैं सीक्वेंस, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर आयंस की जब फ्रेगमेंटेशन होती है तो फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में पता चलता है कि प्रोटीन में प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, ठीक है। जबकि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये 3D स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली न्यूक्लियर इंट्रैक्शन होते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी बेस पे प्रोटीन्स के 3D स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी एनएमआर में। लेकिन प्रोटीन का जो प्रॉपर सीक्वेंस है उसको डिटरमिन करने के लिए फिर जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डैश इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हैवी मेटल कॉन्टेमिनेशन इन फूड। अब हैवी मेटल कॉन्टेमिनेशन को डिटरमिन करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो आमतौर पर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक यूज की जाती है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो गिवन ऑप्शन में देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एक्सरे डायफ्रैक्शन है, अलीसा है और इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये आईसीपीएमएस जो है इसको यूज किया जाता है हैवी मेटल कॉन्टेमिनेशन को डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। तो आईसीपीएमएस क्या है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये कॉमनली यूज टेक्निक है टू डिटेक्ट हैवी मेटल्स इन फूड एंड इन्वायरमेंटल सैंपल्स ड्यू टू इट्स हाई सेंसिटिविटी। नेक्स्ट देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब गिवन ऑप्शन में हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर का कंपोनेंट नहीं है। इसमें इनलेट सिस्टम है, स्वीप जनरेटर है, आइन ट्रांसड्यूसर है और मैस एनालाइजर। तो इसमें करेक्ट आंसर है स्वीप जनरेटर। बेसिकली स्वीप जनरेटर जो है ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है, ठीक है, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज नहीं होता, ठीक है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो पार्ट्स होते हैं या कह लें कंपोनेंट्स है उसमें इनलेट सिस्टम है, आइन सोर्स है, मैस एनालाइजर है और डिटेक्टर है, ठीक है। जबकि स्वीप जनरेटर जो है वो एनएमआर में यूज होता है। और स्वीप जनरेटर ये दो तरह के बेसिकली होते हैं, फील्ड स्वीप और दूसरा फ्रीक्वेंसी वाला जो है। एक में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है, दूसरे में जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है। तो ये एनएमआर में यूज होने वाली टेक्निक्स हैं।
नेक्स्ट देखिएगा, इन अ ग्लो डिस्चार्ज आयन सोर्स द सैंपल इज एटोमाइज्ड बाय विच प्रोसेस। अब जो ग्लो डिस्चार्ज आयन सोर्स है, ठीक है, इसमें जो सैंपल को एटोमाइज किया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है? ऑप्शन है इवेपोरेशन, स्पूटरिंग, हीटिंग, एनीलिंग। तो स्पूटरिंग इज द राइट आंसर। स्पूटरिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई एनर्जी आयंस को यूज किया जाता है, ठीक है, हाई एनर्जी आयंस जो कि सॉलिड सैंपल के साथ टकराते हैं और नतीजतन क्या होता है, वहां से एटम्स इजेक्ट होते हैं और फिर उन एटम्स को आयनाइज किया जाता है और फिर एनालाइज किया जाता है इन अ ग्लो डिस्चार्ज आयन सोर्स। यानी इसमें सिंपली आप समझ लें कि क्या होगा कि हाई एनर्जी आयंस टकराएंगे सॉलिड सैंपल के साथ, वहां से एटम इजेक्ट होंगे और एटम्स का इजेक्ट होना इस प्रोसेस के थ्रू इसे कहा जाता है स्पूटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक इसका प्रिंसिपल है वो है इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई विद एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है इसमें न्यूक्लियर जो है स्पिन वो इन्वॉल्व होती है, तो एटॉमिक न्यूक्लियाई का इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियर ट्रांजिशन जो है, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन, उसको डिटेक्ट किया जाता है जब न्यूक्लियाई को अलाउ किया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल इज ड्यू टू। एनएमआर सिग्नल की जो स्प्लिटिंग है वो होती है ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, बेसिकली जो स्पिन स्पिन कपलिंग है वो बेसिकली एक इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक प्रोटॉन के नेबरिंग में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो सिग्नल है वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है मल्टीपल सिग्नल्स आते हैं और जिसको हम देखते हैं कि डबलेट, ट्रिपलेट या क्वार्टेट वगैरह। तो इसलिए जो एनएमआर सिग्नल की जो स्प्लिटिंग है वो होती है ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनएमआर द केमिकल शिफ्ट इज मेजर्ड इन। केमिकल शिफ्ट जो है इसको पीपीएम में मेजर किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन में, टू प्रोवाइड अ यूनिवर्सल स्केल इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ कार्बन 13। अब कार्बन 13 जो है इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो है 1/2। अब इसमें देखें कि कार्बन का जो कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं, 6 और कार्बन 12 में 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इसलिए जस्ट एक न्यूट्रॉन जो होता है वो अनपेड होता है, तो इस वजह से उसकी जो स्पिन होगा क्वांटम नंबर वो होगा 1/2। अब वो तमाम न्यूक्लियाई के जिनमें स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो ज़ीरो हो तो वो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, और अगर नॉन ज़ीरो होगा तो फिर वो क्या होंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे। तो कार्बन 12 जो है वो एनएमआर इनएक्टिव है, जबकि कार्बन 13 जो है एनएमआर एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, टू प्रोवाइड अ स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड, to prevent chemical reactions, to avoid interference from hydrogen signals, to enhance signal intensity। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, टू अवॉइड इंटरफेरेंस फ्रॉम हाइड्रोजन सिग्नल्स। अगर सॉल्वेंट में हाइड्रोजन मौजूद है तो फिर उसकी वजह से भी क्या होगा, सिग्नल आएगा। इस वजह से ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट्स को यूज़ किया जाता है, यानी जिसमें हाइड्रोजन प्रोटियम की बजाय क्या हो, ड्यूट्रियम हो। अब जैसा कि जो है अगर हमारे पास नॉन पोलर जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए यूज़ होता है ड्यूट्रेटेड क्लोरोफॉर्म, और जबकि पोलर जो है मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स उनके लिए ड्यूट्रियम ऑक्साइड यानी कि ड्यूट्रेटेड वाटर को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए अगर हाइड्रोजन यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन सिग्नल भी आएगा, तो हाइड्रोजन सिग्नल की इंटरफेरेंस से बचने के लिए फिर ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पीक्स इन HNMR स्पेक्ट्रम डिटरमाइंड बाय। ठीक है, जो नंबर ऑफ पीक्स हैं तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इन्वायरमेंट्स, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड एंड द प्रेजेंस ऑफ हैवी एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है द नंबर ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इन्वायरमेंट्स, यानी जितने हाइड्रोजन इन्वायरमेंट्स होंगे मॉलिक्यूल में उतनी नंबर ऑफ पीक्स होंगी।
और वो सभी जो हाइड्रोजन इन्वायरमेंट्स हैं वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होने चाहिए, ठीक है। यानी सब का जो इन्वायरमेंट है हाइड्रोजन इन्वायरमेंट वो डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो यहाँ जरा देखिएगा, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एक्सपीरियंस द सेम मैग्नेटिक इन्वायरमेंट एंड प्रोड्यूस वन पीक इन द स्पेक्ट्रम। यानी एक मॉलिक्यूल में जितने भी हाइड्रोजन केमिकली इक्विवेलेंट हैं, यानी जिनका हाइड्रोजन इन्वायरमेंट सेम है, तो उनके लिए एक ही पीक आती है। जबकि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसलिए उनके लिए सेपरेट पीक्स आती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें स्प्लिटिंग की, हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्प्लिटिंग जो है, हर पीक की जो स्प्लिटिंग है मल्टीप्लिसिटी, वो डिपेंड करती है नेबरिंग प्रोटॉन्स की स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से, ठीक है। तो इसमें हम जो रूल फॉलो करते हैं वो है n+1। इस रूल के थ्रू हम जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ केमिकल शिफ्ट्स फॉर एरोमेटिक प्रोटॉन्स इन HNMR। आमतौर पे जो रेंज होती है केमिकल शिफ्ट की वो क्या होती है एरोमेटिक प्रोटॉन्स के लिए। तो एरोमेटिक प्रोटॉन्स के लिए जो रेंज होती है वो होती है 6 to 8 ppm, ठीक है। एरोमेटिक प्रोटॉन्स अपेयर एट 6 to 8 ppm ड्यू टू डी शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हाइड्रोजन्स जो हैं वो क्या होते हैं, डी शील्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 6 to 8 ppm तक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच टाइप ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज प्राइमरीली यूज फॉर लार्ज बायो। तो प्रोटीन्स के लिए जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है वो होती है 2D NMR, यानी कि 2 डायमेंशनल NMR, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर एनालाइजिंग लार्ज बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट केमिकल शिफ्ट इन NMR। केमिकल शिफ्ट में कौन सा फैक्टर जो है NMR में केमिकल शिफ्ट पे कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं ये इफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट पे, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जे कपलिंग कांस्टेंट मेजर्ड इन। जे कपलिंग कांस्टेंट जो है किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, ठीक है। जे कपलिंग इज मेजर्ड इन हर्ट्ज एंड रिफ्लेक्ट्स स्पिन स्पिन इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू NMR सिग्नल्स इफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए तो फिर NMR सिग्नल पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, केमिकल शिफ्ट डिक्रीज होगी, रेजोल्यूशन इंक्रीज होगी, पीक इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा NMR स्पेक्ट्रा में। तो ये आपने याद रखना है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजोल्यूशन इंक्रीज हो जाती है, रेजोल्यूशन इंक्रीज होती है, और जो केमिकल शिफ्ट सेपरेशन है, ठीक है, या कह लें केमिकल शिफ्ट डिस्पर्शन, वो भी इंक्रीज होती है। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेफरेंस कंपाउंड यूज फॉर केमिकल शिफ्ट कैलिब्रेशन इन HNMR। तो जो रेफरेंस कंपाउंड है वो है TMS, यानी टेट्रा मिथाइल सिलेन। और इसके जो टेट्रा मिथाइल सिलेन है ये एक इंटरनल स्टैंडर्ड है NMR में, ड्यू टू इट्स सिग्नल शार्प पीक एट 0 ppm। यानी बाकी बाकी तमाम कंपाउंड्स की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो इसको एज अ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रीजन ऑफ द NMR स्पेक्ट्रम कॉरिस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी कौन सा रीजन है NMR स्पेक्ट्रम में जो कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करता है, ठीक है। तो अप फील्ड जो है इसका राइट आंसर है, अप फील्ड, डाउन फील्ड, डी शील्डेड रीजन है, नन ऑफ द अबव है। तो इसमें ज़रा देखिएगा कि जब हम बात करते हैं NMR स्पेक्ट्रम की, तो उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं PPM की, यानी केमिकल शिफ्ट की, वो होती हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब राइट साइड जो है, राइट साइड यानी लो PPM वाली वैल्यू, इसको अप फील्ड कहा जाता है, ठीक है। और राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जब मूव करेंगे हम, तो जो रीजन होगा वो हाई PPM वैल्यू की तरफ जाएगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डाउन फील्ड कहेंगे, ठीक है। तो अप फील्ड यानी लो PPM वैल्यू जो है, इट कॉरिस्पॉन्ड्स टू प्रोटॉन्स दैट आर मोर शील्डेड।
यानी ऐसे प्रोटॉन के जिनके गिर्द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो मोर शील्डेड कहलाएंगे, और वो एनएमआर स्पेक्ट्रम में अप फील्ड पे होंगे, यानी उनकी जो पीपीएम केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो लो होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, अप फील्ड रिलेट टू लो पीपीएम जबकि डाउन फील्ड रिलेट टू हाई पीपीएम वैल्यू। ठीक है, अप फील्ड वाले वो मोर शील्डेड होते हैं, डाउन फील्ड वाले जो है वो लेस शील्डेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनएमआर व्हाट डज अ क्वार्टेट स्प्लिटिंग पैटर्न इंडिकेट। अब जो क्वार्टेट स्प्लिटिंग है ये क्या इंडिकेट करता है, इसमें ऑप्शन देखिएगा, द प्रोटॉन इज एडजस्टेड टू टू इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, द प्रोटॉन इज एडजस्टेड टू थ्री इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, द प्रोटॉन इज एडजस्टेड टू फोर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, या फिर द प्रोटॉन हैज नो नेबरिंग प्रोटॉन्स। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, द प्रोटॉन इज एडजस्टेड टू थ्री इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। हमने पहले बात की थी कि हमारे पास जो रूल है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वो है n+1 रूल। अब हमारे पास जो है क्वार्टेट आ रहा है, तो क्वार्टेट का मतलब है चार पीक्स हैं। ठीक है, यानी सिग्नल जो है वो स्प्लिट हो गया फोर पीक्स में। तो यहाँ पे अगर हम n+1 रूल लगाते हैं तो n+1 में जो चार की वैल्यू कब आएगी, जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n+1 में n जो है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, इन CNMR विच कार्बन टाइप अपेयर्स एट द लोएस्ट केमिकल शिफ्ट। हमने पहले बात की कि लोएस्ट केमिकल शिफ्ट जो है यानी अप फील्ड, वहाँ पे जो है केमिकल शिफ्ट वैल्यू तब आती है जब प्रोटॉन क्या होते हैं, हाईली शील्डेड होते हैं। ठीक है, तो गिवन ऑप्शन में देखिएगा हमारे पास कार्बोक्सिल कार्बन है, एरोमेटिक कार्बन है, अल्केन कार्बन है और कार्बोनाइल कार्बन है। ठीक है, तो लोएस्ट केमिकल शिफ्ट पे जो वैल्यू होगी वो होगी अल्केन कार्बन की। ठीक है, तो अल्केन कार्बन आर मोर शील्डेड, और जबकि कार्बोनाइल कार्बन जो हैं वो हाईली डी शील्डेड होते हैं। अब देखिएगा कि कार्बोनाइल कार्बन में जो कार्बन है, ठीक है, वो अटैच है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेता है अपनी तरफ। तो इस तरह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और ये वाले जो प्रोटॉन्स होंगे, ये वाली कार्बन जो होगी ये डी शील्डेड होगी। ये आप सिंपली याद रखें कि मोर शील्डेड का मतलब है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और डी शील्डेड का मतलब है लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस तरह आप इजली इसको मेमोराइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपने मैथ्स जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है उसको आपने अच्छे से याद कर लेना है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो पीक्स आती हैं, ठीक है, अप फील्ड से क्या मुराद है, डाउन फील्ड से क्या मुराद है। अप फील्ड है तो फिर वो क्या होंगे, वो हाईली शील्डेड होंगे, डाउन फील्ड है तो वो क्या होंगे, डी शील्डेड होंगे। इसी तरह शील्डिंग और डी शील्डिंग से क्या मुराद है, और एनएमआर स्पेक्ट्रम में रेफरेंस किसको लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पैरामीटर डज नॉट अफेक्ट एनएमआर पीक इंटेंसिटी। ठीक है, इसमें ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, नंबर ऑफ स्कैन्स, केमिकल शिफ्ट, रिलैक्सेशन टाइम। तो एनएमआर पीक इंटेंसिटी को कौन सा पैरामीटर इफेक्ट नहीं करता, तो वो है केमिकल शिफ्ट। ठीक है, केमिकल शिफ्ट अफेक्ट्स पीक पोजीशन बट इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन एंड स्कैन्स। और केमिकल शिफ्ट जो है बेसिकली ये क्या है, इट रेफर्स टू द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई मैयड रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, एनएमआर शिफ्ट जो है वो एक रेफरेंस के थ्रू, रेफरेंस को कंपेयर करके जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को शो करता है, जबकि जो इंटेंसिटी है, पीक इंटेंसिटी, वो केमिकल शिफ्ट पे डिपेंड नहीं करती बल्कि नंबर ऑफ स्कैन्स पे, रिलैक्सेशन टाइम पे और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफ्रेंशिएट आइसोटॉप्स इन एनएमआर। एनएमआर में जो आइसोटॉप को डिफ्रेंशिएट करती है प्रॉपर्टी, तो वो कौन सी है, एटॉमिक वेट, स्पिन क्वांटम नंबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या बॉइलिंग पॉइंट है। तो एनएमआर में इसका करेक्ट आंसर है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, सिर्फ वही आइसोटॉप के जिनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो नॉन जीरो होगा, ठीक है, वो एनएमआर एक्टिव होंगे। ठीक है, जैसे कि ये प्रोटियम है, कार्बन 13 है, फॉस्फोरस 31 है, तो दे आर एनएमआर एक्टिव। नेक्स्ट देखिएगा, वाई डू कार्बन 13 पीक्स अपेयर वीकर देन हाइड्रोजन
पीक्स इन एनएमआर, यानी कार्बन 13 की जो पीक्स हैं वो वीकर होती हैं, जबकि प्रोटॉन एनएमआर में जो प्रोटॉन की पीक्स होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रेटर होती हैं, या कह लें कि स्ट्रांग होती हैं। तो इसकी रीज़न क्या है? ऑप्शन देखिएगा, लोअर गायरोमैग्नेटिक रेशो, लोअर नेचुरल अबंडेंस, लॉन्गर रिलैक्सेशन टाइम, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब कार्बन 13 एनएमआर सिग्नल जो हैं वो वीकर होते हैं, उसकी मेन रीज़न जो है वो उसकी लो नेचुरल अबंडेंस है और स्लोअर रिलैक्सेशन है। ठीक है, आप देखते हैं कि कार्बन 12 की निस्बत कार्बन 13 जो है उसकी नेचुरल अबंडेंस बहुत ही कम है, तो इस वजह से उसका जो पीक आती है वो वीकर होती है, जबकि हाइड्रोजन की बात करें तो प्रोटियम की रिलेटिव अबंडेंस बाकी आइसोटॉप्स की निस्बत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी जो है लोअर गायरो मैग्नेटिक रेशो होगी, लोअर नेचुरल अबंडेंस है कार्बन 13 की, और लॉन्गर रिलैक्सेशन टाइम है, तो ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंट्रैक्शन लीड्स टू स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग इन एनएमआर। एनएमआर में स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग जो है वो किस इंट्रैक्शन की वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जे कपलिंग। ठीक है, जे कपलिंग अराइजेज फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पिन इंट्रैक्शन थ्रू केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू जो है इनडायरेक्ट स्पिन इंट्रैक्शन की वजह से ही होता है, और इस वजह से जो स्पिन जो पीक्स हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, तो ये कहलाता है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स इज एनएमआर इनएक्टिव। हमारे पास ऑप्शन है, प्रोटॉन है, कार्बन 13 है, फॉस्फोरस 31 है, ऑक्सीजन 16 है। तो ऑक्सीजन 16 का जो स्पिन क्वांटम नंबर है, या कह लें कि न्यूक्लियर स्पिन जो है वो इसकी 0 है। ठीक है, तो न्यूक्लियर स्पिन 0 वाले एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट वुड बी द स्प्लिटिंग ऑफ द प्रोटॉन्स ऑन द CH2 ग्रुप्स ऑफ ब्यूटेन। अब यहाँ पे अगर हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि व्हाट वुड बी द स्प्लिटिंग ऑफ द प्रोटॉन ऑन द CH2 ग्रुप्स। अब CH2, ये भी CH2 ग्रुप है और ये भी CH2 ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, CH2 ग्रुप के लिए जो स्प्लिटिंग है वो क्या होगी। ऑप्शन है डबलेट, सेक्सटेट और ट्रिपलेट है और सिंगलेट है। तो इसमें ज़रा देखिएगा, CH2 ग्रुप्स जो हैं ये नेबरिंग है किससे, CH3 ग्रुप, और इस तरफ भी CH3 ग्रुप है। तो हम एक की बात कर लेते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं इस CH2 की। तो इस CH2 के एक तरफ क्या है, CH3 है, और एक तरफ CH2 है, यानी इस कार्बन के जो नेबरिंग में आते हैं प्रोटॉन्स, तो वो टोटल 5 हैं। अगर हम n+1 रूल अप्लाई करें तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग टोटल जो है वो कितनी पीक्स अराइज होंगी, वो होंगी 6। तो इसके लिए जो स्प्लिटिंग है वो क्या होगी, सेक्सटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन Hb is coupled to 4 equivalent protons Ha. The multiplicity or relative intensity of lines in the signal Hb is। अब Hb प्रोटॉन जो है इसके इक्विवेलेंट 4 हैं Ha प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी कि Hb जो है वो कपल्ड है विद 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ऑफ Ha। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करें, n+1 रूल लगाएं। अब n+1 रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी वो आएगी 5। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, डबलेट, ट्रिपलेट, क्विंटेट या क्वार्टेट। तो यहाँ पे क्विंटेट बनता है 5 वाला, 1 4 6 4 1 जो है सी ऑप्शन, ये जो है राइट आंसर है। अब यहाँ आप देखते हैं कि ये इस तरह रेशो हम क्यों लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, पास्कल ट्राइंगल, और ये क्विंटेट की जो पास्कल ट्राइंगल है वो क्या बनती है, 1 4 6 4 1। और बेसिकली ये जो 5 सिग्नल्स आएंगे या पीक्स आएंगी, तो ये उनकी क्या होती है, उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन डिपेंड्स ऑन। न्यूक्लियर स्पिन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, मैस नंबर, एटॉमिक नंबर, बोथ ए एंड बी, एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा, जो न्यूक्लियर स्पिन है किसी भी एटम की, उसको डिटरमिन करने के लिए हम मैस नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों को यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई के जिनका मैस नंबर ऑड हो, ठीक है, और एटॉमिक नंबर भी ऑड हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, टिपिकली दे हैव अ नॉन जीरो स्पिन, और ऐसे जो है न्यूक्लियाई वो क्या होते हैं, वो एनएमआर एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा, अगर
अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी इवन और मास नंबर भी इवन रहेगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर फिर क्या होगी, इसकी जीरो होगी और ये क्या होंगे, एनएमआर इनएक्टिव होंगे। अब अगली बात है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर ऑड में है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है, तो फिर एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही ऑड होंगे। और इन सूरतों में क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो होगी। तो इस तरह हमारे पास या तो 1/2 होगी या 3/2 होगी। ठीक है, तो ये वाले न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ये वाले न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं। उसके बाद जो है, अगर एटॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, ऑड है, तो इसमें एटॉमिक नंबर तो इवन है लेकिन मास नंबर फिर क्या हो जाएगा, ऑड। तो इस सूरत में भी क्या होगा, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। तो ऐसे न्यूक्लियाई भी क्या होंगे, एक्टिव होंगे, एनएमआर एक्टिव होंगे। ठीक है, और लास्ट जो है वो ऑप्शन है कि एटॉमिक नंबर भी ऑड हो और मास नंबर भी ऑड हो। इसमें देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑड। तो इसमें एटॉमिक नंबर तो ऑड है लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा, इवन। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर 1 बन रहा है। तो ये डिफरेंट हमारे पास टेबल के मुताबिक आप देख सकते हैं कि अगर प्रोटॉन इवन हो या ऑड हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन या ऑड हो तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा। आपने सिंपली याद रखना है कि एन एम आर एक्टिव न्यूक्लियाई वही हैं कि जिनका जो है स्पिन। नेक्स्ट देखिएगा, ड्यूरिंग मोशन इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस द मॉलिक्यूल पोजेसेस। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉलिक्यूल की चेंज होती है मोशन के दौरान, तो उसकी में कौन सी एनर्जी है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है ट्रांसलेशनल एनर्जी। अब इसमें ज़रा देखिएगा, व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मॉलिक्यूल शिफ्ट द मॉलिक्यूल एग्जिबिट ट्रांसलेशनल मोशन, जिसकी वजह से क्या होगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रोटेशनल। अब रोटेशनल जो है वो होती है ड्यू टू स्पिनिंग अराउंड एन एक्सिस, और वाइब्रेशनल होती है ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। ठीक है, तो जस्ट जो है अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉलिक्यूल का चेंज हो रहा है ड्यू टू मोशन, तो इसलिए फिर इसको हम लेंगे ट्रांसलेशनल एनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मिथाइलिन हाइड्रोजन्स ऑफ अ कार्बन दैट इज अटैच्ड टू मिथाइल ग्रुप एंड मिथॉक्सी ग्रुप। अब ये कुछ इस तरह है कि हमारे पास जो है मिथाइलिन ग्रुप है CH2, एक तरफ इसके मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ इसके है मिथॉक्सी ग्रुप। तो हमने क्या बताना है, हमने इस CH2 मिथाइलिन हाइड्रोजन्स के लिए मल्टीप्लिसिटी बताना है। तो ऑप्शन है डबलेट, सिंगलेट, क्वार्टेट और ट्रिपलेट। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है क्वार्टेट। अब इसमें ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे ये वाली जो कार्बन है, ठीक है, इसके इस तरफ जो है मिथाइल ग्रुप है, यानी ये वाले प्रोटॉन जो है मिथाइलिन हाइड्रोजन्स, इसके सराउंड में 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं ऑफ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ जो मिथॉक्सी ग्रुप है, तो मिथॉक्सी ग्रुप में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने शील्ड किया हुआ है, ठीक है, मिथॉक्सी ग्रुप के जो हाइड्रोजन्स हैं उनके इफेक्ट को। तो इस वजह से हमारे पास जो है क्या होगा, जस्ट जो फॉर्मूला यूज़ होगा उसमें हमारे पास 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन ही हैं मिथाइल ग्रुप के। इस वजह से हमारे पास स्पिन स्पिन कपलिंग के नतीजे में जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो होगी क्वार्टेट। तो ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड हैव द सिग्नल फॉर इट्स मिथाइलिन हाइड्रोजन फार्थेस्ट डाउन फील्ड। अब आपको याद होना चाहिए, हमने बात की थी डाउन फील्ड कब होता है, जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई हो। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा जो रेफरेंस से जितना ज़्यादा दूर सिग्नल होगा वो उतना डाउन फील्ड होगा। ठीक है, और डाउन फील्ड कब होता है कि जब प्रोटॉन्स जो हैं वो हाईली डी शील्डेड हो। ठीक है, डी शील्डेड प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, तो जो सिग्नल आएगा वो डाउन फील्ड होगा, यानी उसकी जो वैल्यू होगी वो पीपीएम की वो हाई होगी। तो इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें ऑप्शन है इथाइल क्लोराइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल फ्लोराइड। तो इथाइल फ्लोराइड की जो सिग्नल आएगा, ठीक है, मिथाइलिन हाइड्रोजन का, वो फार्थेस्ट होगा, डाउन फील्ड होगा। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या करता है, वो मैक्सिमम डी शील्ड करेगा एडजेसेंट प्रोटॉन्स को, जिसकी वजह से वो डाउन फील्ड शिफ्ट होगा और इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो हायर होगी। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, हाउ मेनी सिग्नल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू सी इन द HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन।
अब क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन ज़रा देखिए तो कुछ इस तरह है, आप साइक्लोब्यूटेन बनाएं और यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, तो ये क्या है, ये क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है। अब इसके जो हम देखते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, इसमें इधर भी CH2 ग्रुप होता है, इधर भी CH2 ग्रुप होता है, यानी इसके 4 डिफरेंट, इसके इन्वायरमेंट की बात करें तो 4 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक, यहाँ पे होगा, इसकी बात करें तो इसके इन्वायरमेंट में इधर भी CH2 ग्रुप है, इधर भी CH2 ग्रुप है, ठीक है। इसकी बात करें तो इसकी एक तरफ जो है वो क्या होगा, CH2 ग्रुप, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा CH। इसकी बात करें तो इधर क्या है, इधर CH2 ग्रुप है और इस तरफ जो है CH ग्रुप है। अब क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन एटम अटैच है और क्लोरीन क्या कर रहा है, ये सिमेट्री को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब सिमेट्री को ब्रेक करने की वजह से क्या होगा, 4 डिफरेंट जो है वो इन्वायरमेंट्स क्रिएट होंगे। इस वजह से 4 मुख्तलिफ जो है वो सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन में, और हमारे पास 4 ही सिग्नल अराइज होंगे, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिएगा कि इसमें अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में बाकी हाइड्रोजन्स को देखें तो यहाँ पे आप सिस और ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, तो उसकी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ OH ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इन अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड। यानी हमने मल्टीप्लिसिटी बतानी है OH ग्रुप की ऑफ एन अल्कोहल एक ऐसे सॉल्यूशन में कि जिसमें ट्रेस अमाउंट ऑफ एसिड को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सिंगलेट। OH ग्रुप की जो पीक आती है वो सिंगलेट होती है। अब इसमें रीज़न क्या है, ठीक है, ये देखिएगा कि जो हाइड्रोक्सल प्रोटॉन है अल्कोहल में, ठीक है, ऑफन डज नॉट कपल विद नेबरिंग प्रोटॉन्स, तो नेबरिंग प्रोटॉन से ये कपलिंग नहीं करता इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ड्यू टू रैपिड प्रोटॉन एक्सचेंज विद द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के साथ रैपिड एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन की वजह से जो हाइड्रोक्सल प्रोटॉन है वो क्या करेगा, वो नेबरिंग प्रोटॉन के साथ जो है कपलिंग नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो है जो पीक है या सिग्नल है वो स्प्लिट नहीं होता, बल्कि क्या रहता है, सिंगलेट ही रहता है। तो इसलिए सिंगलेट जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्नल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू सी इन द HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन में जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, तो कितने सिग्नल्स हैं ये ज़रा देखिएगा। ये ब्यूटेन के हवाले से पहले भी क्वेश्चन आया था, तो इसमें ज़रा देखिएगा कि ब्यूटेन में 2 CH3 ग्रुप्स हैं जो कि चेन के टर्मिनल एंड पे हैं, और 2 CH2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, मिथाइल ग्रुप्स। तो मिथाइल प्रोटॉन्स जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं एट बोथ एंड्स, और मिथाइलिन प्रोटॉन्स जो कि मिडल में हैं, मिडल ऑफ द चेन है, ठीक है, तो वो भी आपस में क्या है, उनका भी आपस में इन्वायरमेंट जो है वो इक्विवेलेंट है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ब्यूटेन में, तो 2 तरह के यूनिक प्रोटॉन इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इस वजह से जो सिग्नल्स होंगे वो कितने होंगे, वो 2 होंगे, ठीक है। आगे हर सिग्नल जो है उसकी आगे स्प्लिटिंग होती है, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल सिग्नल्स होंगे वो कितने होंगे, वो 2 होंगे, ठीक है। तो यहाँ जरा देखिएगा, बोथ एंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल आर सिमेट्रिकल, देयर आर ओनली 2 डिस्टिंक्ट सिग्नल्स इन प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ब्यूटेन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्नल्स विल विनाइल क्लोराइड हैव इन इट्स प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम। अब सबसे पहली तो बात है कि विनाइल क्लोराइड का जो है इसका फार्मूला वो पता होना चाहिए। तो विनाइल जो है क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आएगा क्लोरीन, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड में हम देखते हैं कि इसमें कितनी तरह के हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। अगर इसी के स्ट्रक्चर को ओपन करके बनाया जाए तो वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ ज़रा देखिएगा, ठीक है, ये मैंने इसका जो है ओपन स्ट्रक्चर बनाया है। तो विनाइल क्लोराइड में जो प्रोटॉन्स हैं, अब ये वाला जो है ये इस कार्बन के साथ दोनों अटैच जो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, उनका इन्वायरमेंट जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। क्योंकि विनाइल क्लोराइड जो है वो सिस ट्रांसफॉर्म में पाया जाता है, सिस फॉर्म और इसकी ट्रांसफॉर्म होती है, तो सिस एंड ट्रांस इफेक्ट की वजह से, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन्स हैं वो क्या होंगे, वो नॉन इक्विवेलेंट होंगे। तो ओवरऑल 3 हाइड्रोजन्स है और तीनों हाइड्रोजन्स का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तीनों हाइड्रोजन्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट इन्वायरमेंट रखते हैं। इस वजह से टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो आएंगे वो होंगे 3, ठीक है। तो 3 इज़ द राइट आंसर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। इसमें बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जो है ये दोनों हाइड्रोजन्स ये क्या होंगे, ये इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन सिस ट्रांस इफेक्ट की वजह से
क्या है कि ये नॉन इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी सिग्नल्स डज 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन का, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स बताने हैं। तो इसमें ज़रा देखिएगा, द मॉलिक्यूल हैज़ 4 डिफरेंट प्रोटॉन इन्वायरमेंट्स। अब ये वाली जो कार्बन है जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो ये तीनों मिथाइल जो हैं केमिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसी तरह जो इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो वो आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। और ये CH जो है इसका प्रोटॉन अलग होगा और CH2 वाला प्रोटॉन इसकी नेचर अलग होगी। तो टोटल 4 डिफरेंट प्रोटॉन इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इस तरह NMR सिग्नल जो हैं कितने आएंगे, 4 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अब 1,2 डाइक्लोरोइथेन कैसे बनाएंगे। अब इसमें 1,2 डाइक्लोरोइथेन में इथेन बनाएं और दो जो है दोनों कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन लगा दें। तो वो ये जो 1,2 डाइक्लोरोइथेन है एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें 2 मिथाइलिन है, मिथाइलिन CH2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो कि दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट है। अब अगर इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट है तो इस वजह से सिग्नल कितना आएगा, वो एक ही आएगा, सिंगल सिग्नल जो है आएगा NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन में, ड्यू टू द सिमेट्री। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ CH2 हाइड्रोजन्स इन, ये डाईमिथॉक्सी इथेन दिया हुआ है और इसमें जो है CH2 हाइड्रोजन्स की मल्टीप्लिसिटी बतानी है। तो CH2 कौन से हाइड्रोजन्स है, ये वाले, ठीक है। अब ये देखिएगा कि अगर हम इस एक की बात करें CH2 की, तो इसके साथ एक तरफ CH2 है और दूसरी तरफ मिथॉक्सी ग्रुप है। सिमिलरली दूसरे CH2 के साथ भी ऐसा ही है कि उसके इन्वायरमेंट में CH2 है और एक तरफ मिथॉक्सी ग्रुप है। अब CH2 जो है इस वजह से जो नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। और मिथॉक्सी जो हैं प्रोटॉन्स वो क्या करते हैं, वो नेबरिंग जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी वो कपलिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रही है, उसको शील्ड कर रही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेबरिंग इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो आपने क्या करना है, N+1 रूल लगाएं, तो हमारे पास जो सिग्नल जो स्प्लिटिंग होगी या मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होगी, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट इज द राइट आंसर। तो इस लेक्चर में हमने NMR और मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है इसका आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट